सुशांत, क्या गहमा गहमी चल रही है? लड्डुओं के ऑर्डर्स थे, क्या फिलहाल माहौल? देखिए, मैं अभी मनीष पार्टी दफ्तर हूं, भाजपा कार्यालय, और 500 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन जो तस्वीर अभी है राजस्थान में, उससे थोड़ा सा मैं कैमरामैन जसराज को कहूंगा कि एक बार जरा पार्टी दफ्तर की तस्वीर भी दिखा दे कि किस तरह का माहौल अभी है और कैसे जो एक उत्साह होना चाहिए उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। बड़ी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है और दोनों तरफ जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल स्कोर क्या होगा, किस तरीके से। अभी जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें टक्कर है, कांटे की टक्कर है। जो आंकड़ा है वो 13-12 जो चल रहा है और यहां पर जो चेहरे भी हैं वो उतने खुश नहीं हैं जितना अमूमन होना चाहिए, जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि देश भर का जो आंकड़ा है वो थोड़ा उत्साहित करने वाला जरूर कह सकते हैं पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो जश्न का माहौल, अभी अगर घड़ी में देखें 11 बजे का समय शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि फाइनल टैली क्या है। और कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं से भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या लग रहा है? अभी शुरुआत में तो बड़ी टक्कर दिख रही है। बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। राजस्थान में 12-13 का चल रहा है, कांग्रेस 12 पे लीड ले रही है, बीजेपी 13 पे चल रही है। और हमने हमारी तरफ से पूरी मेहनत की, अच्छा डिलीवर दिया। जो बीजेपी के एजेंडे में थे वो सारी चीजें हमने पूरी करी, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 को हटाने का काम हो। चाहे चेहरे पे खुशी नहीं है आपके? चेहरे पे अभी खुशी नहीं है। 12 बजे बाद आप तो देखना हमारा कमल खिलेगा। हम तीसरी बार वापस सरकार बनाएंगे, हैट्रिक होगी, मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता भी हैं। फाइनल स्कोर का वेट हो रहा है जश्न के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जश्न की पूरी तैयारी है। और राजस्थान के अंदर अभी तो अगले से अगले राउंड चल रहे हैं और राजस्थान के अंदर पुनः हम 25 सीटों पर भारी बहुमत से जीत। अभी आपको 25 सीट की उम्मीद लग रही है जिस तरह का मुकाबला है राजस्थान में? अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी तो देखते जाइए आप। अभी तो शुरुआती रुझान है, 1-2 चरण बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी कवर कर लेगी। देखिए, कॉन्फिडेंस अभी मेंटेन किए हुए हैं कि शुरुआती रुझान है और ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर जो सीटें हैं उन पर भाजपा कवर करेगी। और जी सुशांत, निश्चित रूप से ये जो समय होता है 11 बजे का समय, काफी एक मैच्योर टाइम हो जाता है किसी भी मैंडेट को लेकर। ढोल नगाड़े और पटाखों का आवाज सुनाई देने लगती है टीवी स्क्रीन पर। लेकिन फिलहाल बीजेपी में जिस तरह विधानसभा चुनाव में इस वक्त, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, ढोल नगाड़े और पटाखे जलने लगे थे, लेकिन फिलहाल 11 बज चुके हैं, ऐसा कुछ माहौल दिखाई पड़ नहीं रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी भ्रमित है, कार्यकर्ता भी, कि न जाने किस तरफ पलड़ा चले जाए, क्योंकि देश में भी बीजेपी की टैली साफ नहीं है और राजस्थान में तो बिल्कुल कहें कि मुकाबला बराबरी पर ही खड़ा है। अगर आप कोशिश कर सकें कुछ और लोगों से जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग ये काम जिम्मेदारियां देखते हैं इस तरह की, उनसे बात कर सकें वहां बीजेपी दफ्तर में। देखिए, अभी पार्टी के बड़े नेता तो नहीं बोलने को तैयार हैं और मैं जो बात कर रहा हूं कार्यकर्ताओं की, वो भी जरा आप एक बार देख लीजिए। चेहरे पे जो है बहुत खुशी अभी दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि कोशिश कर रहे हैं। जो अगर बात कर सकें, एक बार आइए जरा। क्या लग रहा है? आप परिणाम तो देख रहे हैं लेकिन आशा अनुरूप राजस्थान में तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा है, अभी चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कवर कर लेगी भाजपा। बिल्कुल कवर करेगी साहब, 100% करेगी। अभी तो काफी टाइम काफी बाकी है। उम्मीदों के मुताबिक नहीं है? उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लेकिन सरकार तो मोदी की ही बनेगी। ठीक है, कम से कम कार्यकर्ता के तौर पर क्या लग रहा है, क्यों उम्मीदों के मुताबिक नहीं? इनका झूठ, जो इन्होंने झूठ बोला 400 पार। बिल्कुल मनीष, उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। कार्यकर्ता कम से कम ये बात तो कहने लगा है। और ये जो परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कांग्रेस खेमे में खुशी है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो चूंकि बहुत बड़ी जो है लीड बना ली है भाजपा ने, तो शायद वो अभी बात नहीं करें परिणामों के बाद। ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा राजस्थान में उसके हिसाब से बिल्कुल जयपुर तो एक तरह से गढ़ रहा है बीजेपी का, इसीलिए जाहिर तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए मुश्किल होगा बात करना। लेकिन ओवरऑल टैली इंडिया अलायंस की राजस्थान में उनको खुशी जरूर कर सकती है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी जा सकती है। कुछ महिलाएं जरूर, एक देखिए जरा मनीष, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं और ये नारे लगा रही हैं। क्या
आपके चेहरे कम से कम खुशी जाहिर कर रहे हैं, लग रहा है, उम्मीद है मोदी जी की सरकार बनेगी और राजस्थान में है ना हमारे सब कुछ जीत के आएंगे। पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में कमल खिलेगा और हमारा आत्मविश्वास है और हम ये मोदी जी गारंटी पूरी होगी और धरातल पे भी हमारी जो गवर्नमेंट आएगी। लेकिन राजस्थान में तो बहुत सीटों पे पीछे चल रही है, अभी रुझान आ रहे हैं, आप पीछे आगे तो चलती रहेगी लेकिन जीतेंगे अभी, जरूर जीतेंगे। मोदी जी आएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार। हम पॉजिटिव हैं, हर बार मोदी सरकार। जैसे जैसे कवर हो जाएगा। एक अकेले मोदी जी पर गठबंधन का पैरा है, एक अकेले मोदी जी को भेड़ियों ने घेरा है, लेकिन फिर भी हैट्रिक लगाएंगे और मोदी जी ही आएंगे। देखिए थोड़ा सा उम्मीद की तस्वीर, चेहरों पे खुशी दिखाई दी है मनीष। कम से कम महिलाओं ने एक जो उदासी का माहौल कहें या राजस्थान की सीटों के लिहाज से निराशा का माहौल कहें, उसमें पॉजिटिव बात की और बी पॉजिटिव रहने की बात ये महिलाएं कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी और इंटरेक्शन के लिए। बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इस वक्त पर अक्सर ढोल नगाड़े और खुशी का माहौल किसी भी पार्टी पर दिखाई देता है, लेकिन दोनों ही पार्टी दफ्तरों और मनी बड़ा संयोग है कि कहीं से दोनों तरफ से खुशी नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं। नम्रता कुछ बात रखना चाह रही। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा नम्रता आपका। अभी कुछ ही समय में जो आंकड़ा है ये 13 से 14 हो चुका है और अभी समय तो बाकी है। मैं कहना चाहूंगी 2 से 3 बजे के बाद में कांग्रेस जो है, इंडी जो गठबंधन है, वो चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ने की तैयारी करके बैठे हैं, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे वो चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ेंगे हार का, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और रोड पर कैसे निकलेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बदलते जा रहे हैं। अब ये देखिए ये बड़ा दिलचस्प है आपका। अभी जब आंकड़े आपके पक्ष में नहीं थे, आपने कहा कि टाइम लगेगा, इसको बदलेगा, इंतजार करना चाहिए, और अब बदल गया आपके पक्ष में तो आप फौरन बोल दिए। पहले अगर ये आंकड़ा अगर कांग्रेस के पक्ष में था, अलायंस में, आप कह रहे थे ये इसको आप सही नहीं मान रहे। नम्रता जी, शुरुआती तौर पर जब बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी 25:25 का रेशो उनकी ओर से दिया गया था, लेकिन अब 25:25 नजर नहीं आ रहा है, 14:11 नजर आ रहा है। तो इस पर आपका स्टेटमेंट, क्योंकि ये काफी बड़ा मार्जिन है। शुरुआत हुआ है, 2-2.5 बजे तक वेट करिए। ये 25, ये जो फ्लक्चुएशन होगा बहुत हाई स्पीड में जाएगा। 25 की 25 सीटों में हम आने वाले हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। 11 बज चुके हैं, इंतजार तो खैर पार्टियां करती नहीं है, इस वक्त बड़ी स्थिति साफ हो जाती है। लौटेंगे सुमित जी आपके पास। शिप्रा माथुर का भी हम रुक लेते हैं। शिप्रा जी, जिस तरह से बात कर रहे थे कि बड़ी इंडिविजुअल सीटों पर चुनाव लड़ा गया, आपने भी जिस तरह से कहा, निश्चित रूप से आपने भी ट्रेवल किया होगा, हमने भी दोनों चुनाव को करीब से देखा। अब हर चीज के अपने इक्वेशंस दिखे, पॉलिटिकल अर्थमेटिक्स दिखे, कास्ट कॉम्बिनेशन दिखे, और सबसे बड़ी बात फेसेस को लेकर की कि वहां क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की, जैसी इलेक्शनरिंग के लिए वो जानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी काफी जद्दोजहद की इसको लेकर। मसलन मैं दौसा से शुरुआत करना चाहता हूं। 71,000 वोटों से कन्हैयालाल पीछे चल रहे हैं। अब सचिन पायलट के करीबी है मुरारी लाल मीणा, और वो आगे चल रहे हैं। बड़ी हॉट सीट अपने आप में बन गई थी। आप बांसवाड़ा आ जाइए, 71,000 वोटों के आसपास बीएपी आगे चल रही, राजकुमार रोत आगे चल रहे। वहां पे एक ट्राइबल अस्मिता की बात थी। कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, महेंद्रजीत मालवीय दूसरे नंबर पर है। आप बाड़मेर चले जाइए, बाड़मेर वहां पर बीजेपी तीसरे पायदान पर चल रही है। आपको लगता है कि ये जो हाइपर लोकल इक्वेशंस थे, ये भी साधने बड़े जरूरी होते हैं? ठीक है, 2 चुनाव से वेव था, मोदी वेव पर सवार थी, लेकिन इस बार बीजेपी वो गलती कर बैठी है कि सोचा वही पुराने अर्थमेटिक और पुराने कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस बार देखिए, एक जो आप अंडर करंट की बात कहते हैं या मतदाता के मन की बात कहते हैं, तो मतदाता का मन ये भी है कि भले ही बीजेपी को पिछली बार भी वो जिताकर आए पूरी 25 सीटें एक आरएलपी को मिलाकर, तो उसका ये भी होता है कि फिर परफॉर्म भी करना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस होती है उस पर जब आकलन होता है तो ये लगता है कि जब परफॉर्म नहीं कर रहा है और हम भाजपा के एक तरह से डेडिकेटेड वोटर हैं, कमिटेड वोटर्स हैं, तो आप हमें कम से कम जो प्रत्याशी है वो तो और बेहतर दे सकते थे। तो ये एक मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जहाँ, जैसे हम देश भर में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी सीटें जो बहुत कंफर्टेबल मानी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर प्रत्याशी का जो अपना रवैया होता है वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे जालौर की सीट लीजिए, जहाँ पर वैभव गहलोत जो है वो मुकाबले में है लुम्बाराम के साथ में, तो हमेशा से वो सीट ऐसी रही है सिरोही और जालौर की, जहाँ पर कि बाहरी प्रत्याशी बूटा सिंह वहाँ से रहे बहुत बार एमपी, बंगारू लक्ष्मण की पत्नी वहाँ से रही, तो बाहरी जो लोग जीतते रहे वहाँ से,
अब इस बार ये है कि लुम्बाराम को उन्होंने अचानक दिया तो लोग कह रहे थे कि भाई इतना कमजोर प्रत्याशी है, लेकिन आप मानिए कि वहां पर अब लोगों का मन जो है वो बदला है और वो कहते हैं कि अब हमें पानी और छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो इतने सालों से हमने लोगों को देके देख लिया, तो इस बार वो एक्सपेरिमेंट करने की भी मूड में है कि हमारा अपना आदमी जो हमें समझता हो, अप्रोचेबल हो और उसमें वो जो दूरी होनी चाहिए, दूरी जो बनाए रखते हैं अक्सर प्रत्याशी अपने मतदाताओं से, तो वो एक आस जगी है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हर सीट पर जो परफॉर्मेंस जिस तरह से दिख रहा है और जो हम आकलन कर रहे हैं उसके विपरीत मतदाता जिस तरह से उसने रिएक्ट किया है, और ये भी आप मान के चलिए पूरे देश भर का ट्रेंड कहें ना कहें, लेकिन कुछ राज्य जरूर ऐसे हैं भारत भर में जिसमें से राजस्थान भी एक है, दिल्ली जैसा एक राज्य है जहां पर कि मतदाता बहुत सोच समझ के इस तरह से वोटिंग करता है कि हमें कहाँ प्रतिनिधित्व किसका जो है वो मजबूत चाहिए। और राजस्थान में अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उसको ये मालूम है कि लोग ठीक है केंद्र में सरकार जो है जिसकी भी बने, लेकिन लोकसभा के हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्र में जाकर जो सक्षम कैंडिडेट है वो करना है, तो हमें उसका चुनाव ठीक से करना है। तो ये जो समझदारी है ये मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी की तरफ वो गया है। भले इसको इस मायने में माने कि केवल 3 सीटें हैं राजस्थान की, कोटा, बांसवाड़ा और बाड़मेर, जहां पर की वोट प्रतिशत बढ़ा है, बाकी सब जगह जो है वोट प्रतिशत घटा है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मतदाता की मैच्योरिटी पर मुझे कोई शक नहीं है कि जी शिप्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, प्रकाश जी के पास आते हैं, उसके बाद हेमंत जी का करेंगे। जी हेमंत जी, इस बार हमने ये भी देखा है, राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आई है, काफी कई मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आई है बीजेपी गवर्नमेंट पे। मसलन बात कर ली जाए बेरोजगारी का मुद्दा हो, ईडी सीबीआई का मुद्दा हो, और इसी के रूप में हम मजमून के तौर पर ये देख रहे हैं कि राजस्थान की तस्वीर ये बनती नजर आ रही है कि 12:13 13 का रेशो नजर आ रहा है, और नेशनल अगर बात कर ली जाए देश के स्तर पे तो 226 पर इंडिया अलायंस आगे नजर आ रहा है। जितने भी मुद्दे हैं उनसे इतर हम एक बात और मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं कि बीजेपी की एक जो रणनीति नहीं था कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई, करीब 10,000 छोटे बड़े कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी, वो रणनीति बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। अब हम जयपुर ग्रामीण के लिए बात करें, जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस का आगे जाना ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित परिणाम है, एक रुझान है। देखिए आलोक बेनीवाल, लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के तीनों नेता खुद तो पार्टी बीजेपी में आ गए, अपने वोटर्स को साथ नहीं ला पाए, और इसीलिए अनिल चोपड़ा एकदम युवा प्रत्याशी वो वहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ज्योति बिरदा को कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कराई, वहां पर वो पिछड़ रही है। महेंद्र सिंह मालवीय, उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई कांग्रेस से, वो वहां पर पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस के जिन दिग्गजों को बीजेपी ने अपने साथ किया, इससे उनके अपने लोग नाराज हो गए। मुझे पता है कि सबको जानकारी कि लालचंद कटारिया को बीजेपी ज्वाइन कराने से बीजेपी के कुछ दिग्गज जाट नेता इस बात को लेकर सहमत नहीं थे, तो अपनों को तो नाराज किया बीजेपी ने, लेकिन साथ में कांग्रेस के वो जो दिग्गज बीजेपी में आए वो बीजेपी को कोई लाभ दिला नहीं पाए, ये एक बात बहुत स्पष्ट है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने एक जो दुष्प्रचार किया कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो ये संविधान में संशोधन करेगी, संविधान में परिवर्तन कर देगी, और SC/ST का जो वोट है ना वो मुझे बीजेपी के खाते से खिसकता हुआ नजर आया, क्योंकि उनको इस बात का डर बैठ गया कि अगर संविधान संशोधन किया और रिजर्वेशन खत्म कर दिया तो उनके लिए भारी नुकसान होने की संभावना है। तो ये 2 बड़े फैक्टर मुझे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और जो SC/ST को रिजर्वेशन खत्म करने का जो मैसेज कांग्रेस देने में सफल हुई, वो पूरे देश में उसका मुझे कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को उसका लाभ नजर आता हुआ दिख रहा है।